हेलो गाइज, मेरा नाम है राज शर्मा और स्वागत करता हूं आपका एनसीईआरटी पिच में। तो आज के वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कक्षा 11 के पार्ट नंबर 4 को, जिसका नाम कार्यपालिका। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कार्यपालिका के बारे में, कार्यपालिका किस प्रकार काम करती है, कार्यपालिका के कौन कौन से प्रावधान हमारे संविधान में लिखे गए और कार्यपालिका से कैसे बल मिलता है हमारे संवैधानिक ढांचे को। ये सारी चीज़ें आज हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आपको इस चैप्टर की PDF चाहिए तो क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाकर आप इसके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करें आगे, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार को 3 अंगों में बांटा जाता है। पहला जो होता है वो विधायिका, दूसरा न्यायपालिका और तीसरा कार्यपालिका। वहीं बात करें विधायिका की, तो विधायिका नियम कानूनों को बनाने का काम करता है। जो हमारे मंत्री और सांसद लोग होते हैं ना, वो विधायिका में आते हैं, ठीक है, वो नियम कानून हमारे लिए बनाते हैं। वहीं न्यायपालिका की बात करें तो नियम कानूनों का अगर कोई उल्लंघन करता है तो उसको दंड देने का काम किसका होता है? न्यायपालिका का होता है। वहीं बात करें कार्यपालिका की, तो कार्यपालिका नियम कानूनों को लागू करने का काम करता है, ठीक है। तो बात हो गई तीनों अंगों की। अब थोड़ा और जानते हैं कार्यपालिका के बारे में। तो सरकार के उस अंग को कार्यपालिका कहते हैं जो कि नियम कानूनों को लागू करता है, ठीक है। सरकार के वह अंग जो नियम कानूनों को लागू करता है उसको हम लोग कार्यपालिका कहते हैं। कार्यपालिका में विधायकों द्वारा स्वीकृत नीतियों और कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार कहलाया जाता है। कार्यपालिका में केवल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मंत्री नहीं आते हैं, बल्कि इसके अंदर पूरा प्रशासनिक ढांचा आता है। जैसे कि सिविल सेवा के जो सदस्य होते हैं वो भी इसके अंदर आते हैं। जो आज के समय में हम लोग पुलिस कचहरी जितने भी चीज़ें देखते हैं ना, जितने भी गवर्नमेंट दफ्तर देखते हैं ना, वो सारे कार्यपालिका के अंदर आते हैं। बात हो गई कार्यपालिका की। अब राजनीतिक कार्यपालिका की बात करें तो कार्यपालिका को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो हो जाएगा अस्थायी कार्यपालिका, जिसको हम लोग राजनीतिक कार्यपालिका के नाम से भी जानते हैं। ये जो लोग होते हैं, इसमें चुने हुए लोग आते हैं जिनको हम जैसे लोग चुनते हैं, भारत में रहने वाले लोग चुनते हैं। और जो इनका टाइम पीरियड होता है वो भी स्थायी नहीं होता, ठीक है। 5 साल के लिए चुने जाते हैं और उसके बाद अगर ये इलेक्शन जीतते हैं तो फिर से ये राजनीतिक कार्यपालिका में आते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर कौन आता है? तो प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल का राजनीतिक कार्यपालिका में आता है। ये सरकार की सभी नीतियों के लिए उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। ये जितनी भी नीतियाँ बनाई जाती हैं किसके तहत बनाई जाती है? राजनीतिक कार्यपालिका के तहत बनाई जाती है। वहीं बात करें स्थायी कार्यपालिका की, तो इसके अंदर वो लोग आते हैं जो कि सिविल सेवा के सदस्य होते हैं, जैसे कि IAS और IPS। जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल होंगे ना, जितने भी लोग गवर्नमेंट जॉब में होंगे, वो स्थायी कार्यपालिका में आएंगे, क्योंकि उनका एक स्थायी कार्यकाल होता है और उसी कार्यकाल के तहत वो लोग स्थायी कार्यपालिका में काम करते हैं। बात हो गई अस्थायी और स्थायी कार्यपालिका की। अब कार्यपालिका के कार्य देखा जाए तो सरकार की नीतियों को लागू करना एवं विधायकों द्वारा नियम जो बनाए गए उनको अमल में लाना ही कार्यपालिका का काम होता है। कार्यपालिका कानून निर्माण प्रक्रिया में भी सरकार की सहायता करती है। जैसे कि जो आज के समय में हम लोग नियम कानून देखते हैं ना, जो हमारी सरकार बनाती है हमारे लिए, तो असली में वो नियम कानून कौन बनाता है? सचिवालय में बैठे लोग बनाते हैं, जो कि स्थायी कार्यपालिका के तहत आते हैं। जो बड़े बड़े IAS और IPS अफसर होते हैं ना, असली में जो नियम कानून हम लोग देखते हैं वही बनाते हैं। मंत्री तो एक चेहरा होता है जो हमारे लिए नियम कानून लेके आता है संसद में। जो असली कानून बनाने का काम करते हैं वो अस्थायी कार्यपालिका के लोग करते हैं। कार्यपालिका राज्यों के साथ संबंध संचालन का भी काम करती है। विभिन्न प्रकार की संधियां एवं समझौतों के लिए भी काम करती है हमारी कार्यपालिका। जो आज के समय में हम लोग देखते हैं कि जो हमारा देश है कई प्रकार की संधियां कर रहा है, कई प्रकार के समझौते कर रहा है दूसरे देशों के साथ, तो वो जो नियम कानून बनाने का काम करता है ना उन संधियों का, वो भी हमारे स्थायी कार्यपालिका के लोग करते हैं। बात करें कार्यपालिका के प्रकार की, तो कार्यपालिका कई प्रकार की होती है। जैसे कि वास्तविक कार्यपालिका, जिसको ब्रिटेन और भारत ने अपना रखा। नाम मात्र की कार्यपालिका, जैसे कि भारत और ब्रिटेन जैसे देशों ने अपना रखा है। नाम मात्र की कार्यपालिका एक एग्जाम्पल ने तो हमारे राष्ट्रपति जी जो हैं वो नाम मात्र के कार्यपालिका के अध्यक्ष हैं, ठीक है। उनके नाम पर ही पूरा देश चलता है। अगर असली में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पावर किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास होती है। वही सारे नियम कानूनों को बनाता है, वही सरकार चलाता है, वही देश चलाता है। तो नाम मात्र का कार्यकारी अध्यक्ष कौन हुआ? राष्ट्रपति जी हुए। वही जो असली अध्यक्ष कौन हुआ? प्रधानमंत्री जी। एकल कार्यपालिका की बात करें तो US जैसे देश चलाते हैं, जहाँ पे जो प्रेसिडेंट होता है, जो राष्ट्रपति होता है, वही सर्वोसर्वा होता है और वही उसी के हिसाब से पूरा देश चलता है। बहुल कार्यपालिका की बात करें तो स्विट्जरलैंड जैसे देशों में देखने को मिलती है। यहाँ पे सभी लोग मिलकर डिसीजन लेने का काम करते हैं। पैतृक कार्यपालिका की बात करें तो यहाँ पे वंशवाद की कार्यपालिका होती है, ठीक है। एक के बाद एक वंश आता रहता है, मतलब उसी वंश से एक के बाद एक लोग आते हैं और उस पोजीशन को होल्ड करने का काम करते हैं, जैसे कि ब्रिटेन में देखने को मिलता है। निर्वाचित कार्यपालिका की बात करें तो भारत और US में देखने को मिलती है, जहाँ पे लोग चुन के आते हैं
हमारे जैसे लोगों के द्वारा, ठीक है। संसदीय कार्यपालिका की बात करें तो ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, जापान जैसे देशों में देखने को मिलती है। आध्यात्मक कार्यपालिका की बात करें तो यूएसए, ब्राज़ील, लैटिन अमेरिका जैसे देशों में मिलती है। अर्ध आध्यात्मक कार्यपालिका की बात करें तो भारत, फ्रांस, रूस, श्रीलंका जैसे देशों में देखने को मिलती है। आध्यात्मक व्यवस्था की बात करें तो इसमें जो राष्ट्रपति होता है वही सर्वोसर्वा होता है, उसी के तहत देश की जो पॉलिसी है वही बनाई जाती है। जैसे कि हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जो कहता है वो देश में होता है, वहीं आध्यात्मक व्यवस्था के तहत जो राष्ट्रपति कहता है वही देश में होता है, ठीक है, जैसे कि हमें यूएस में देखने को मिलता है। बात करें संसदीय व्यवस्था की तो इसमें प्रधानमंत्री सर्वोसर्वा होता है और इसी के तहत देश चलाने का काम किया जाता है, ठीक है। प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल को चुनता है और उसी के तहत वो पॉलिसी मेकिंग में काम करता है। इसको कौन कौन से देशों ने अपना रखा है तो भारत, जर्मनी, इटली, जापान, इंग्लैंड और पुर्तगाल जैसे देशों ने इस व्यवस्था को अपना रखा है। जर्मनी की बात करें तो जर्मनी में चांसलर जैसी व्यवस्था है जो कि सर्वोसर्वा होता है, ठीक है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी है ना, वैसे जर्मनी में चांसलर होता है। इटली में प्रधानमंत्री, जापान प्रधानमंत्री, कनाडा और इंडिया जैसे जो देश हैं वहाँ पे ये पोस्ट प्रधानमंत्री कहलाती है। अर्ध आध्यात्मक व्यवस्था की बात करें तो इस व्यवस्था में क्या होता है, राष्ट्रपति अपने प्रधानमंत्री को चुनता है और वो प्रधानमंत्री सरकार चलाने का काम करता है, जैसे कि रूस, श्रीलंका में देखने को मिलता है। ठीक, इसमें जो रियल पावर होती है वो राष्ट्रपति के पास होती है, वहीं नॉमिनल पावर प्रधानमंत्री के पास होती है। नाम का प्रधानमंत्री होता है और रियल पावर राष्ट्रपति के पास होती है। संसदीय प्रणाली की बात करें तो इसमें प्रधानमंत्री और उसके सहयोगी वास्तविक कार्यपालिका की रचना करते हैं, ठीक है। सही तौर पे सरकार संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री और उसके सहयोगी चलाते हैं। प्रधानमंत्री और उसके मंत्रीगण विधानमंडल के सदस्य होते हैं। मंत्रिपरिषद विधानमंडल के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, मतलब कि टीम वर्क यहाँ पे देखने को मिलता है। अगर प्रधानमंत्री गिर गया तो पूरी मंत्रिपरिषद गिर जाएगी, इसीलिए ये लोग सामूहिक रूप से एक काम को करते हैं। निचला सदन यहाँ पे गलत लिखा हुआ, लोकसभा की जगह राज्यसभा होगा, ठीक है। तो राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता राष्ट्रपति द्वारा। वहीं लोकसभा की बात करें तो लोकसभा को भंग किया जा सकता है। मंत्रिमंडल को किसी भी समय सदन में अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। अध्यक्षीय प्रणाली की बात करें तो राष्ट्रपति कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष होता है, ठीक है। मंत्री विधानमंडल के सदस्य नहीं होते हैं। मंत्रिमंडल के सदस्य विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। राष्ट्रपति किसी भी सदन को भंग नहीं कर सकता। विधानमंडल को मंत्रिमंडल में अविश्वास प्रस्ताव पारित करने का कोई अधिकार नहीं। इसमें ये व्यवस्था देखने को मिलती है, पर यह व्यवस्था हमारे भारत ने नहीं अपनाई है, ठीक है। बात हो गई अध्यक्षीय प्रणाली की। भारत में संसदीय कार्यपालिका की बात करें तो हमारे संविधान निर्माता यह चाहते थे कि सरकार ऐसी हो जो जनता की अपेक्षाओं के प्रति संवेदनशील और उत्तरदायी हो। ऐसे केवल संसदीय कार्यपालिका में संभव है, इसलिए हमारे देश ने संसदीय कार्यपालिका को अपनाया। भारत में इस व्यवस्था को राष्ट्रपति औपचारिक प्रधान होता है तथा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद राष्ट्रीय स्तर पर सरकार चलाते हैं। राज्यों के स्तर पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद मिलकर कार्यपालिका बनाते हैं। जैसे कि हमें सेंट्रल लेवल पे देखने को मिलता है, बिल्कुल उसी तरह हमें स्टेट लेवल में भी देखने को मिलता है इस व्यवस्था में, ठीक है, जिसमें मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद मिलकर सरकार चलाने का काम करता है। औपचारिक रूप से संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति को दी गई हैं, परंतु वास्तविक रूप में प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के माध्यम से ही राष्ट्रपति इन शक्तियों को प्रयोग कर सकता है, ठीक है। राष्ट्रपति जी को कई सारी शक्तियां दी गई हैं, पर उन शक्तियों का इस्तेमाल राष्ट्रपति जी तभी कर सकते हैं जब प्रधानमंत्री या उनका मंत्रिमंडल चाहेगा, ठीक है। भारत में संसदीय प्रणाली को अपनाने का कारण, इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया, पर फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। आध्यात्मक कार्यपालिका की बात करें तो इसमें राष्ट्रपति जी ही पूरी तरीके से पावर ऑफ अटॉर्नी होते हैं। तो इसके तहत क्या होता है, पूरी तरीके से पॉलिसी मेकिंग का काम कौन कर सकता है, राष्ट्रपति जी कर सकते हैं, पर ये हमारे देश के लिए सूट नहीं करेगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों ने इस प्रणाली को नहीं अपनाया। वही बात करें संसदीय व्यवस्था में तो इसमें जो विधायिका होती है वो पूरी तरीके से उत्तरदायी होती है और नियंत्रण में रहती है, ठीक है, लोगों के नियंत्रण में रहती है। तो इसलिए हम लोगों ने इस व्यवस्था को अपनाया। इसलिए संविधान में राष्ट्रीय और प्रांतीय दोनों ही स्तरों पर कार्यपालिका, संसदीय कार्यपालिका को अपनाया गया। बात करें राष्ट्रपति जी की तो इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और इनको चुनने का काम किसका होता है, तो इनको चुनने का काम जो हमारे द्वारा चुने गए सांसद और विधायक हैं वो लोग मिलकर राष्ट्रपति जी को चुनने का काम करते हैं। और कौन सी प्रणाली से इनको चुनते हैं, समानुपाती प्रतिनिधित्व प्रणाली से इनको चुनने का काम किया जाता है। अब राष्ट्रपति जी को महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया भी जा सकता है। हमारे संविधान में ये प्रक्रिया दी हुई है, पर आज के समय में आज तक हमें ये प्रक्रिया देखने को नहीं मिली है। राष्ट्रपति की शक्ति की बात करें तो
राष्ट्रपति जी औपचारिक प्रधान होते हैं, ठीक है, जितना भी काम होगा सब राष्ट्रपति जी के नाम पे होगा, पर रियल पावर प्रधानमंत्री जी के पास होती है। और भी कई सारी शक्तियाँ होती है, जैसे कि कानून कोई बना तो उसमें सिग्नेचर करने का काम किसका होगा, राष्ट्रपति जी का होगा। जब तक राष्ट्रपति जी के सिग्नेचर नहीं होते हैं तब तक वो कानून पारित नहीं होता है। बात करें राष्ट्रपति के चुनाव की उम्र की और कार्यकाल की, तो 35 वर्ष या 35 वर्ष से ज़्यादा उम्र किसी व्यक्ति की है तो वो राष्ट्रपति बनने के लिए एलिजिबल है। वहीं इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और कोई भी पूर्व राष्ट्रपति पुनः चुनाव लड़ सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर आप एक बार राष्ट्रपति बन गए तो दोबारा आप चुनाव नहीं लड़ सकते। अगर आप दोबारा चुनाव में जीतते हैं तो दोबारा भी आप राष्ट्रपति बन सकते हैं। राष्ट्रपति की विशेष अधिकारों की बात करें तो संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति को सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर मंत्रिपरिषद की कार्रवाई के बारे में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है, ठीक है। पर ऐसा कभी करते नहीं है क्योंकि मंत्रिपरिषद ही राष्ट्रपति को चुनने का काम करती है। अगर वो उन्हीं से जवाब सवाल करने लगे तो कल को राष्ट्रपति जी के लिए गलत हो जाएगा। दूसरा काम ये होता है कि कई सारे कानून जो राष्ट्रपति जी को समझ में नहीं आते हैं तो उसको पुनः विचार के लिए भेज सकते हैं और पुनः विचार होने के बाद उस पर सिग्नेचर कर सकते हैं। वीटो पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि कोई कानून बन के आया, ठीक है, और उसको रोकना है तो वो रोक सकते हैं, चाहे जितनी भी देर के लिए वो रोकना चाहें। आखिर राष्ट्रपति के पद की इतनी आवश्यकता हमें क्यों है? तो राष्ट्रपति जी की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि उस देश में आपातकाल लग गया या किसी भी तरीके से सरकार गिर गई, ठीक है, तो वहाँ पे मंत्रिपरिषद नहीं होगा, प्रधानमंत्री नहीं होगा, तो देश कैसे चलेगा? तो उस समय देश को चलाने के लिए राष्ट्रपति जी की आवश्यकता लगती है। तो इसलिए हमारे राष्ट्रपति जी का पद जरूरी होता है। और किसी समय अगर राष्ट्रपति जी उपस्थित नहीं है उस समय तो उसके लिए उपराष्ट्रपति जी वहाँ पर काम करेंगे, ठीक है। राष्ट्रपति जी का काम कौन करेगा? उपराष्ट्रपति करेंगे। बात करें उपराष्ट्रपति जी की तो उनका भी कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और उनको भी उसी तरीके से चुना जाता है जैसे कि राष्ट्रपति जी को चुना जाता है। और ये काम कब करते हैं? जबकि राष्ट्रपति जी उपस्थित ना हो उस समय, या फिर उनकी तबीयत खराब हो, या उनकी मृत्यु हो गई हो, या उन्होंने त्यागपत्र दे दिया हो, तो ऐसे समय में उपराष्ट्रपति जी काम करते हैं राष्ट्रपति का। वहीं बात करें उपराष्ट्रपति के चुनाव की तो उनका भी चुनाव उसी प्रकार से किया जाता है जिस प्रकार से राष्ट्रपति जी का चुनाव किया जाता है। बस इसमें राज्यों को शामिल नहीं किया जाता है, इसमें लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों को शामिल किया जाता है चुनाव के लिए, ठीक है। बात करें उपराष्ट्रपति के कार्यकाल और शक्तियों के बारे में तो उपराष्ट्रपति जी हमारे राज्यसभा के सभापति होते हैं और किसी भी समय जब राष्ट्रपति जी उपस्थित ना हो तो उस समय उपराष्ट्रपति जी राष्ट्रपति का काम करते हैं। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की बात करें तो मंत्री लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है और जैसे ही वो अपनी बहुमत खो देता है वह अपना पद भी खो देता है। प्रधानमंत्री के पास ये पावर होती है कि वो अपने अनुसार मंत्रिमंडल का गठन करे, ठीक है। प्रधानमंत्री तथा सभी मंत्रियों के लिए संसद का सदस्य होना अनिवार्य है। संसद का सदस्य हुए बिना यदि कोई व्यक्ति मंत्री या प्रधानमंत्री बन जाता है तो उसे 6 महीने के भीतर संसद का सदस्य के रूप में निर्वाचित होना पड़ेगा, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति बिना संसद का सदस्य बने प्रधानमंत्री या मंत्री बन जाता तो उसको संसद का लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना अनिवार्य है। अगर वो नहीं है तो उसको 6 महीने के भीतर उसका सदस्य होना पड़ेगा। बात करें मंत्रिपरिषद के आकार कितना होना चाहिए तो मंत्रिपरिषद का आकार हमें 91वें संशोधन द्वारा पता चलता है। ये बताया गया कि मंत्रिपरिषद का आकार कुल संख्या का 15% या उससे अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। 15% होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए। जैसे कि अगर 100 सांसद लोकसभा में हैं तो उसमें से 15 सांसद ही केवल मंत्री बनेंगे। सांसद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, मतलब ये टीम वर्क में काम करते हैं। इसका अर्थ होता है जो सरकार लोकसभा में विश्वास खो देती है उसे त्यागपत्र देना पड़ सकता है, चाहे वो एक मंत्री ही हो या पूरी मंत्रिमंडल हो, ठीक है। अगर एक मंत्री के खिलाफ भी अविश्वास पत्र जारी हो गया और वो पास हो गया तो वो पूरी तरीके से सरकार को गिरा सकता है, ठीक है। प्रधानमंत्री का स्थान की बात करें तो प्रधानमंत्री का स्थान हमारे देश में सर्वोपरि होता है। मंत्रिपरिषद तभी अस्तित्व में आती है जब प्रधानमंत्री अपने पद की शपथ ग्रहण करता है, क्योंकि वही तो चुनता है ना मंत्रिपरिषद को, तो इसीलिए मंत्रिपरिषद तभी बनती है जब प्रधानमंत्री अपनी शपथ ग्रहण कर लेता है। प्रधानमंत्री की मृत्यु या त्यागपत्र से पूरी मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है, ठीक है, क्योंकि प्रधानमंत्री की पसंद की वो मंत्रिपरिषद होगी, तो प्रधानमंत्री ही नहीं ला तो वो मंत्रिपरिषद किस काम की, तो इसलिए पूरी मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। प्रधानमंत्री सरकार की धुरी के बारे में तो प्रधानमंत्री सरकार का एक ब्रिज होता है जो कि राष्ट्रपति जी की कार्रवाई संसद को सुनाने का काम करता है, वहीं संसद की कार्रवाई राष्ट्रपति जी को सुनाने का काम करता है।
प्रधानमंत्री की शक्ति के स्रोतों की बात करें तो मंत्रिपरिषद पर पूरी तरीके से नियंत्रण होता है, लोकसभा में नेतृत्व करता है अपनी सरकार का, मीडिया तक पहुंच रखती है, चुनाव के दौरान उसका व्यक्तिगत उभार होता है, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में राष्ट्रीय नेता की छवि मतलब कि भारत को रिप्रेजेंट करता है पूरी तरीके से अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होगा, आधिकारिक वर्ग पर आधिपत्य होता है, विदेशी यात्राओं के दौरान नेता की छवि होती है उसके पास, और पॉकेट बॉक्स जैसे जो नियम है उसके पास रहते हैं। प्रधानमंत्री पद की शक्तियों में आए बदलावों की बात करें तो कि सन 2000 से पहले जब सरकार बनती थी तो वो मिली जुली सरकार बनती थी, तो इसी के कारण कई सारे बदलाव हमें आज के समय में देखने को मिलते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री के चयन में राष्ट्रपति की भूमिका बढ़ गई है। ठीक है, राजनीतिक सहयोगी से परामर्श की प्रवृत्ति बढ़ी है, क्योंकि कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी तो कहीं ना कहीं जो पॉलिसी मेकिंग का काम है तो सहयोगियों की परामर्श के बिना नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री की विशेष अधिकारों पर अंकुश लग गया, क्योंकि कोलिशन गवर्नमेंट है, अगर वो कुछ भी गड़बड़ सड़बड़ करेगा तो कहीं ना कहीं उसका बहुमत डगमगा जाएगा। सहयोगियों दल के साथ बातचीत तथा समझौते के बाद नीतियां बनती हैं, तो ऐसे कई सारे जो प्रावधान है वो देखने को हमें आज के समय में मिलते हैं। ठीक है, ये तब देखने को मिलते हैं जब कोलिशन गवर्नमेंट बनती है, जब मिली जुली सरकार बनती है। राज्य में कार्यपालिका का स्वरूप की बात करें तो राज्य में राज्यपाल होता है, केंद्र सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। केंद्र सरकार मतलब कि प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद की सलाह पर। मुख्यमंत्री विधानसभा के बहुमत दल का नेता होता है, जैसे कि प्रधानमंत्री बहुमत दल का नेता हो वैसे ही मुख्यमंत्री बहुमत दल का नेता होता है राज्यों में। बाकी सभी सिद्धांत वही हैं जो केंद्र सरकार में संसदीय व्यवस्था में होने के कारण लागू हैं। ठीक है, संसदीय व्यवस्था में जो हमें वहाँ देखने को मिलते हैं केंद्र में, उसी तरह के कानून हमें राज्य में देखने को मिलते हैं। स्थायी कार्यपालिका की बात करें तो इसमें IAS और IPS जैसे अधिकारी आते हैं। ठीक है, इनका कार्यकाल निश्चित होता है और ये स्थायी कार्यपालिका में काम करते हैं। ये नियम कानून बनाने का भी काम करते हैं। ऐसे जो नियम हैं वो हमें नौकरशाही में देखने को मिलते हैं। नौकरशाही के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है तो लोक सेवा आयोग इनका चुनाव करता है, और कई सारे और आयोग हैं जो इनका चुनाव करने का काम करते हैं। ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। सिविल सेवाओं का वर्गीकरण, तो सिविल सेवाओं को किस प्रकार से बांटा गया है तो अखिल भारतीय सेवाएं जिसको हम लोग IAS कहते हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवाएं, भारतीय पुलिस सेवाएं जैसी जो सेवाएं हैं वो हमें देखने को मिलती हैं सिविल सेवाओं में। ये सारे जो वर्ग हैं यही मिलकर स्थायी कार्यपालिका के निर्माण करते हैं और यही कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट को पॉलिसी मेकिंग का काम करते हैं, गवर्नमेंट के लिए पॉलिसी मेकिंग का काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप ये लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी मोटिवेशन डीमोटिवेशन में कन्वर्ट हो जाती है। तो हमारी मोटिवेशन के लिए आपका लाइक ज़रूरी है, तो लाइक करते रहिए और नए नए वीडियो आते रहेंगे।